हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल में। हम चैप्टर नंबर 10 बायोमोलिक्यूल के बारे में पढ़ रहे हैं और ये चैप्टर हमने लगभग पूरा कर लिया है। एक छोटा सा टॉपिक रहा है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए अंगुली छापन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये छोटा सा वीडियो मैं अलग से इसलिए बना रहा हूं ताकि ये जो इम्पोर्टेंट छोटा सा टॉपिक है ये आपको अच्छे से ध्यान में रहे। कई बार हम साथ में पढ़ते हैं तो वो हमारे इतना अधिक ध्यान में नहीं रहता, इसीलिए मैं इसका एक अलग से वीडियो बना रहा हूं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है? किसी व्यक्ति के डीएनए में सार का अनुक्रम ज्ञात करना ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाता है। तो क्या होता है ये? किसी व्यक्ति के डीएनए में सारों का, सार कौन से? नाइट्रोजनी सार, अनुक्रम ज्ञात करना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। यानी अंगुली छापन कहलाता है। हर एक व्यक्ति के डीएनए में सारों का क्रम अलग अलग होता है, तो किसी व्यक्ति के डीएनए में सारों का अनुक्रम ज्ञात करना ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या अंगुली छापन कहलाता है। हर एक व्यक्ति में यूनिक डीएनए फिंगरप्रिंट होते हैं और वो किसी भी व्यक्ति के साथ पूर्णतया 100% मैच नहीं करते। उसके निकट संबंधी से वो काफी मात्रा में मैच करते हैं, लेकिन किसी भी दो व्यक्तियों के फिंगरप्रिंट सेम नहीं हो सकते। डीएनए जो फिंगरप्रिंट होते हैं वो हर व्यक्ति के हाथों की उंगलियां जो होती है, जैसे मेरी ये फिंगर्स है, इन उंगलियों के शीर्ष पर स्थित होते हैं। लंबे समय से डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग व्यक्ति विशेष की पहचान करने में किया जाता आ रहा है और इनको शल्य चिकित्सा द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। डीएनए फिंगरप्रिंट जो होते हैं इसमें व्यक्ति, कई बार हम सीरियल पिक्चर्स में भी देखते हैं कि फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं और फिर उनको मैच किया जाता है कि ये फिंगरप्रिंट उसी व्यक्ति के हैं क्या। तो फिंगरप्रिंट कैसे मैच किए जाते हैं? तो व्यक्ति का जो डीएनए है वो डीएनए लेकर उसमें सारों का अनुक्रम ज्ञात किया जाता है और उससे उसके फिंगरप्रिंट का पता चल जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंट जो होता है उसका उपयोग क्या है? तो हम बात कर रहे हैं इसके अनुप्रयोग की। पहला है विधि प्रयोगशाला। में फोरेंसिक जो लैब होती है उसमें किसी अपराधी की पहचान करने में नंबर सेकंड, किसी व्यक्ति की पैतृकता का पता लगाने के लिए, एक बार नोट डाउन कर लेते हैं फिर मैं एक एक आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। नंबर थर्ड, मृत व्यक्ति की पहचान करने में। नंबर 4,
जैव विकास के पुनर्लेखन में जाति समूह की पहचान करने में तो डीएनए फिंगरप्रिंट के यूज पहला हो गया फॉरेंसिक लैब में किसी अपराधी की पहचान करने में। हम सीरियल में भी देखते हैं, पिक्चर्स में भी देखते हैं, कई बार कोई व्यक्ति किसी का खून करके भाग जाता है, चाकू मार दिया, या कई बार कई व्यक्ति विशेष मिलकर किसी एक व्यक्ति का खून कर देते हैं, ये हमने देखा है कई बार। तो इसकी पहचान कैसे होती है? तो मान लो जिस चाकू से अपराधी ने एक व्यक्ति की हत्या की है, वो चाकू अगर घटना स्थल पर मिल जाए तो जो सस्पेक्ट होते हैं, जिन पर पुलिस को शक होता है, उस व्यक्ति के फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं और उन फिंगरप्रिंट को जो चाकू के ऊपर उसके हाथ के निशान से भी, जब व्यक्ति चाकू का उपयोग करते हुए किसी का खून करता है तो चाकू के ऊपर भी उसके फिंगरप्रिंट बन जाते हैं। जैसे मार्कर को मैं पकड़ रखा हूं तो मार्कर पर भी मेरे फिंगरप्रिंट छप जाते हैं। तो चाकू के ऊपर जो फिंगरप्रिंट है उनको लेकर और जिस व्यक्ति पर पुलिस को शक होता है उसके फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं और चाकू पर मिले फिंगरप्रिंट और व्यक्ति के फिंगरप्रिंट को मिलाया जाता है। अगर वो मिल जाए तो उसी व्यक्ति को अपराधी माना जाता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंट की सहायता से अपराधी की पहचान करने में पुलिस को सहायता मिलती है। किसी व्यक्ति की पैतृकता का पता लगाने के लिए कई बार अपने ऐसे केसेस भी हुए हैं 5-6 साल पहले कि कोई व्यक्ति दावा करता है कि वो बड़ा आदमी मेरा फादर है या वो मेरी मदर है। इसकी पुष्टि करने के लिए जो दावा करता है उसका डीएनए फिंगरप्रिंट लिया जाता है और जिसको कहता है कि ये मेरे माता पिता हैं उनके डीएनए का फिंगरप्रिंट लिया जाता है। एक संतान का डीएनए उसके माता पिता के डीएनए से बहुत ज्यादा मिलता है। अगर जितना मैच होना चाहिए उतना मैच कर जाता है तो ये कह दिया जाता है कि ये इसके माता पिता है। अगर मैच नहीं होता है तो उसका जो दावा वो खारिज हो जाता है। तो व्यक्ति की पैतृकता का पता लगाने के लिए कई बार कोई व्यक्ति बचपन में खो जाता है, गुम हो जाता है, उसके लिए भी माता पिता की पहचान करने में काम में आता है। मृत व्यक्ति की पहचान करने में कई बार क्या होता है कि किसी व्यक्ति का विशेष व्यक्ति मिलकर खून कर देते हैं, मर्डर कर देते हैं और बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। कई बार बॉडी को जला भी दिया जाता है। तो जब बॉडी को जला दें तो जब घर वाले बॉडी के पास जाते हैं तो जब बॉडी ही नहीं रही तो हड्डियों के आधार पर किसी की पहचान करना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में मृत व्यक्ति की जो हड्डियां हैं या बॉडी के जो पार्ट्स मिले हैं उनसे डीएनए लिया जाता है और उस मृत व्यक्ति के निकट संबंधी जैसे उसके बच्चे या माता पिता का डीएनए लिया जाता है और उनके डीएनए को मैच किया जाता है। अगर डीएनए अधिकांश मात्रा में मैच हो जाता है तो जो मृत व्यक्ति है उसकी पहचान कर ली जाती है। और कई बार जो जैव विकास है उसको हम पढ़ते हैं कि ये जो जाति है वो पूर्व में उस जाति से मिलती जुलती है। तो जातियों के पुनर्लेखन में जाति समूह की जब जैव विकास का पुनर्लेखन किया जाता है तो जाति की पहचान करने में भी डीएनए बहुत ज्यादा उपयोग में लिया जाता है। मान लो अभी कोई एक विशेष जीव है वो पुरानी जाति से कितना मैच कर रहा है, इसके लिए मान लो कोई पुरानी जाति का जीव उसकी हड्डियां या उसका शरीर का कुछ भाग अगर मिल जाए तो पूर्व जो जाति थी उस जाति का डीएनए और वर्तमान जाति के डीएनए को मैच करवाया जाता है और अधिकांश मात्रा में जब वो मैच हो जाता है तो ये घोषित किया जाता है कि वर्तमान में जो विशेष जीव है वो पूर्व जाति के जीवों से कई गुणों में समानता दर्शाता है। तो ये हमने बात की डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की। किसी व्यक्ति के डीएनए में सारों का अनुक्रम ज्ञात करना ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाता है। हर एक व्यक्ति का डीएनए फिंगरप्रिंट यूनिक होता है, अर्थात हर एक व्यक्ति में डीएनए अलग अलग होते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंट हमारे उंगलियों के शीर्ष पर स्थित होते हैं और डीएनए
फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग विधि प्रयोगशाला में अपराधी की पहचान करने में, मृत व्यक्ति की पहचान करने में और किसी व्यक्ति विशेष की पैतृकता यानी माता पिता का पता लगाने के लिए और जैव विकास में भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। तो यहाँ पर हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को ले लिया है, छोटा सा टॉपिक था। अभी तक हमने चैप्टर नंबर 1 विलयन, चैप्टर नंबर 2 वैद्युत रसायन, चैप्टर नंबर 3 रासायनिक बलगतिकी, चैप्टर नंबर 4 डी व एब्लॉक तत्व, चैप्टर नंबर 5 नहीं लिया है 6 हेलो एल्केन व हेलो एरीन, चैप्टर नंबर 7 एल्कोहल फिनोल ईथर, चैप्टर नंबर 8 एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, चैप्टर नंबर 9 एमीन्स और चैप्टर नंबर 10 जैव अणु के बारे में पढ़ लिया है। एनसीईआरटी या सीबीएसई कहें या आरबीएसई राजस्थान बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन के जो सिलेबस है, चाहे आरबीएसई हो यानी राजस्थान बोर्ड, चाहे एनसीईआरटी हो नेशनल क्यूरिकुलम वाला जो है, और सीबीएसई जो बोर्ड है सेंट्रल बोर्ड है, इन सभी में इस साल केमिस्ट्री में 12वीं कक्षा में कुल 10 चैप्टर हैं, जिसमें से हमने 9 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। जो चैप्टर नंबर अपने 5 है जिसका नाम है उपसय संयोजक यौगिक, उसके वीडियो पिछले साल भी मैंने पूरे चैप्टर के अपलोड कर रखे हैं, वहां जाकर आप देख सकते हैं। और इसके अलावा भी मैं 1-2 दिन के बाद चैप्टर नंबर जो 5 है उपसय संयोजक यौगिक, उसके वीडियो भी डालूंगा। तो अगले वीडियो जिससे हम चैप्टर नंबर 5 उपसय संयोजक यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा भी मेरे YouTube चैनल पर आपको कई टॉपिक के छोटे छोटे शॉर्ट्स भी मैंने अपलोड किए हैं 1-1 मिनट के, उसमें पाठ्यनीति, प्रश्नोत्तर और पाठ्यनीति प्रश्न के अलावा जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं वो, और बुक के बैक साइड वाले क्वेश्चन वो भी मैंने शॉर्ट्स में सोल्व आउट करके दिखाए हैं। इसके अलावा भी आपको कई महत्वपूर्ण टॉपिक जो हैं वो आपको शॉर्ट्स पर मिल जाएंगे। इसके अलावा भी नोट्स का पीडीएफ और महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को डाउनलोड करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस लिंक पर आप जाकर टेलीग्राम चैनल में महत्वपूर्ण नोट्स और महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आप डाउनलोड करके उपयोग में ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट कर लिया है। अगले वीडियो से हम चैप्टर नंबर 5 की बात करेंगे। अगर मेरे वीडियोज जो मैं डेली अवेलेबल करवा रहा हूँ आपके लिए हेल्पफुल हैं तो मेरे YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।